हेलो दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस की एक और क्लास लेके आए हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए लिंक। दोस्तों, आपको सबको पता है कि हम जो भी क्लास करते हैं उसका OMR शीट में आपको फिल करना रहता है। तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये डाउनलोड कर लीजिए यदि नहीं हो, और यदि अभी नहीं है तो आप पेपर में भी नोट कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं साइंस की। ये OMR शीट का फॉर्मेट है। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठों पर न चिपके होने का कारण है। दोस्तों, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, सभी को गुड मॉर्निंग। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, जो पानी की बूंदें होती है वो तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। क्या कारण है? आसंजन बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में नहीं मिल सकते, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। विशाल विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं जय हिंद। पेरा ये सब कमांडो जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। बताइए इसका आंसर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। जो पानी की बूंदें होती है वो तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। क्या कारण है? आसंजन बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। इसका आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो पानी होता है और तेल होता है, पानी होता है ध्रुवीय और ये होता है अध्रुवीय। क्योंकि ये दोनों आपस में घुल नहीं सकते, इसके लिए ये चिपकते भी नहीं है। एक दूसरे में घुल नहीं सकते, इसके लिए चिपकते भी नहीं है। इसका रीजन है आसंजन बल का अभाव। दोनों में आसंजन बल का अभाव होता है। ठीक है, आसंजन बल क्या होता है? दो तरह के बल लगते हैं द्रवों में, एक ससंजन और एक आसंजन। ससंजन में क्या होता है, एक ही प्रकार के कण आपस में चिपकते हैं। जैसे H2O से क्या चिपकेगा? H2O। ये क्या हो गया? ससंजन बल। मतलब जल के जो अणु हैं आपस में किससे चिपकते हैं? ससंजन बल से। और मान लो जैसे मिट्टी है प्लस पानी है, ये किस कारण चिपकेंगे? आसंजन बल के कारण। जो दो असमान द्रव या पदार्थ आसंजन बल के कारण चिपकते हैं, और एक समान किससे चिपकेंगे? ससंजन से। पृष्ठ तनाव क्या होता है? कोई भी द्रव अपनी कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इसका आंसर अभी क्या आया? आसंजन बल का अभाव। दोनों में आसंजन बल नहीं है, किसमें? पानी में और तेल में। क्लियर हुआ? अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? मोमबत्ती की ज्वाला का आकार देखो इस प्रकार रहता है। ये मोमबत्ती है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है? भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या होगा? अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। स्थिति क्या है भारहीनता की? अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, वही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी देखो, ये लंबाई इसकी ज्यादा है, तो अब क्या होगा? भारहीनता की स्थिति में गोल हो जाएगा। मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? गोल। तो यहाँ पे क्या आएगा? गोलाकार। अब भारहीनता क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपना वजन ऐसा महसूस करे कि उसका वजन 0 हो गया है। कितना हो गया है? 0। तो उसको क्या बोलते हैं? भारहीनता की स्थिति। जैसे अंतरिक्ष यात्री अपना वजन क्या महसूस करते हैं? 0। और ये भारहीनता की स्थिति कब आती है? जब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। किसका? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ आपका। वस्तु को गर्म करने पे उनके अणुओं में क्या होगा? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का क्या होगा? मान लो ये लोहे की एक रॉड है, मान लो ये लोहे की एक रॉड है, मान लिया। अब क्या होगा? हमने क्या करा? वस्तु को गर्म करा, तो उसके अणुओं की क्या होगी? गतिज चाल बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा। वस्तुओं को गर्म करने पे क्या होगा? चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या घट जाएगा। 4 ऑप्शन है। तो अब क्या होगा कि
जो ये मान लो एक रॉड है लोहे की, तो हमने गर्म करा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो गर्म करने पे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो बाहर बाहर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊर्जा कम हो जाएगी, ये तो कोई है नहीं। क्या आया इसका आंसर? चाल बढ़ जाएगी। अगला लेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने बर्फ के टुकड़ों को आपस में पिघला दिया? रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड है, चलो रमफोर्ड है, जूल, डेवी, सेल्सियस। जल्दी बताइए। भवानी जी बता रहे हैं ए, दीपू कुमार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दीपू कुमार? ए। देख लेते हैं। ये मान लो एक बर्फ का टुकड़ा है ए, ये बर्फ का टुकड़ा है बी, ये ए नाम का है बर्फ का टुकड़ा, ये बी नाम का है। अब दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? चिपका रहे हैं। तो क्या होगा? दबाव लगेगा। क्या लगेगा? दबाव। एक टुकड़े को इसके पास में लाए और चिपका दिया, तो अब क्या लगेगा? दबाव लगेगा। दबाव लगने पे क्या होगा? इनकी जो परत रहेगी ये अपने कोनों में से पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी? पानी बन जाएगा, यहाँ पे पिघल जाएगी। उसके बाद में ये वो जो पानी की परत है वो बर्फ की परत में बदल जाएगी, इसके लिए दोनों चिपक जाएंगे। तो ये किसने दिया है? डेवी ने। किसने? डेवी ने। का आंसर क्या आएगा? सी, डेवी ने। रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज करी। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई है। तापमान की इकाई क्या है? सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री, मतलब फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये डेवी जी है जिन्होंने बर्फ के टुकड़ों को आपस में चिपकाया है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई पूछ रहे हैं, तो एसआई सिस्टम जो होता है उसमें मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। उसमें से एक तापमान भी है। वो मूल मात्रक यहाँ समझ लीजिए कौन कौन से। द्रव्यमान, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, और क्या हो गया? विद्युत धारा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितने हो गया? 4 हो गए। 3 और बचे हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ। ये बचा अभी विद्युत धारा। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। और क्या बच गया है यहाँ पे? द्रव्यमान, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और विद्युत धारा भी हो गई। तो इस प्रकार से अब यहाँ से पूछा आपने को ताप का पूछा है। ताप का क्या रहेगा? सभी बच्चे बता रहे हैं बी, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं बी, पेरा एसएफ कमांडो बता रहे हैं बी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बी। रीजन ये है कि सेल्सियस से हम तापमान मापते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा? एसआई सिस्टम। क्या पूछा है? एसआई सिस्टम। इसका आएगा केल्विन। क्या आएगा? केल्विन, क्योंकि ताप का मात्रा एसआई में केल्विन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ये सभी हो, ये आपको क्लियर हुआ? ये पृथ्वी का टेम्परेचर उन्होंने बता दिया है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबक। जल्दी बताइए मुझे सभी बच्चे, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, आप सबके जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करिए। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, विद्युत धारा। पहले हम ध्वनि तरंगों को समझ लेते क्या है। जो तरंगे होते हैं वो 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंग कितनी हो गई? 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो गई? ये अलग है। ठीक है, ये 2 तरंगे। ये जो यांत्रिक तरंग है इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता।
विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विद्युत चुंबक में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्या होता है, यांत्रिक तरंगे वो होती है जब किसी कण में कंपन होगा तो यांत्रिक तरंग पैदा होगी। अब यहाँ पे हमसे पूछा ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, वो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अब देख लो कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक है, लेकिन क्या है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, यहाँ आपको दिख रहा है ये कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग है। अब ये दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे ये पास पास में है, यहाँ पे पास पास में, इसके लिए बोलेंगे इसको संपीड़न। क्या बोलेंगे? संपीड़न। और ये दूर दूर दिख रहा है आपको, ये दूर दूर, इसको बोलेंगे विरलन। संपीड़न, विरलन। ये संपीड़न, ये विरलन, ये वापिस संपीड़न और ये वापिस विरलन, ये वापिस संपीड़न, ये विरलन। तो ध्वनि में संपीड़न और विरलन का गुण पाया जाता है। अब क्या होता है, मान लो ये कण है, इस कण में क्या हुआ? कंपन। इस कंपन के कारण ऊर्जा पैदा होगी। क्या पैदा होगी? ऊर्जा। उसी को बोलेंगे ध्वनि ऊर्जा। जब कंपन पैदा होता है किसी कण में तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये कैसी हो गई? अनुदैर्ध्य। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो गया? प्रकाश। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ये क्लियर हुआ। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे। परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है। ये किसने बोला है? जल्दी बताइए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। राजपूत जी बता रहे हैं डी। मेरा ये सब कमांडो जी बता रहे हैं डी। ये बिल्कुल सही है, फोटोन बोलेंगे। क्या होता है कि प्रकाश दो तरह से चलता है, एक तरंग रूप में और एक बंडल के रूप में। बंडल को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। छोटे छोटे बंडल, ऊर्जा के बंडल रहते हैं छोटे छोटे, को बोलते हैं फोटोन। और एक तरंग के रूप में। तो मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? दो प्रकार की, एक तरंग के रूप में, एक बंडल के रूप में। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। अब जो है ये यहाँ देख रखा है परमाणु, तो परमाणु एक अलग चीज हो गई। आप सबको मालूम है परमाणु से मिलकर तत्व बनता है। ठीक है। न्यूट्रॉन ये परमाणु का एक कण है, पॉजिट्रॉन ये परमाणु का एक कण है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। ये आप देख रहे हैं प्रकाश माध्यम की आवश्यकता नहीं है इसको। ये कितनी भी दूर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश गति करता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप की खोज किसने करी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी? यहाँ हम देखेंगे स्नेल, इसने प्रकाश का अपवर्तन दिया, प्रकाश का अपवर्तन सिद्धांत दिया, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गति के नियम, मैक्सवेल ने विद्युत से संबंधित है, तो इसका क्या आएगा? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय खोज की किसने करी? मैक्सवेल ने करी। किसने करी? मैक्स। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी? मैक्सवेल ने करी। ठीक है। प्रकाश जो होता है वो विद्युत का भी एक भाग होता है और चुंबक का भी एक भाग होता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल। ठीक है। अगला देखेंगे, किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है। मैं चारों के आपको समझा देता हूं। पहले हम विक्षेपण को समझते हैं। ये प्रिज्म ले लो, यहां से प्रकाश को आप प्रिज्म से बाहर करो तो 7 रंगों में बढ़ जाएगा। कितने रंगों में? 7 रंगों में। इसको क्या बोलेंगे? विक्षेपण। ये क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? विक्षेपण।
अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, विवर्तन। दूसरा क्या है, विवर्तन। मान लो ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पे प्रकाश को आपने छोड़ा है, तो प्रकाश इनके कोनों पे से मुड़ जाएगा। किस पे से मुड़ जाएगा, कोनों पे से। इसको क्या बोलेंगे, विवर्तन। इसको क्या बोलेंगे, विवर्तन। प्रकाश का किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। ये भी हो गया। अगला देखेंगे, अब अगला क्या है, अपवर्तन। ये मान लो वायु है ऊपर, क्या है, वायु, और ये मान लो कांच है। ऊपर क्या है, वायु, और ये कांच है। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, यहां से आएगी, इस कांच को पार करते हुए, इसको क्या ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो किधर जाना था, सीधे जाना था, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गई है। ये क्या हो गया, अपवर्तन। प्रकाश का मुड़ना माध्यम के हिसाब से क्या कहलाता है, व्यतिकरण एक अलग चीज हो गई, वो भी प्रकाश का गुण है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, कॉपर का, आयरन का, लेड का, टंगस्टन का। कॉपर का, आयरन का, लेड का, टंगस्टन का। कॉपर मतलब Cu, ठीक है, कॉपर, आयरन मतलब Fe, लेड मतलब Pb, टंगस्टन। अब यहाँ देख लेते हैं, ये रहा फिलामेंट, दिख रहा है सभी को, ये किसका बना होता है। कॉपर का अपन बनाएंगे नहीं, क्योंकि कॉपर का टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा। जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे कॉपर फ्यूज हो जाएगा, आयरन भी फ्यूज हो जाएगा। लेड लेड तो इसकी गति बहुत कम है, इसकी विद्युत चालकता की गति क्या है, कम है, तो ये भी हम लेंगे नहीं। हम क्या लेंगे, टंगस्टन। ये दिख रहा है आपको, ये टंगस्टन का बना फिलामेंट, किसका बना है, टंगस्टन का। ठीक, मध्य प्रदेश में टंगस्टन सबसे सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में आगर गांव, होशंगाबाद। ये टंगस्टन, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, झेलने। यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जब जलता है, 100 वाट का बल्ब मान लो, जब ये बहुत देर तक जलेगा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होगा तो हो सकता है ये पिघल भी जाए, लेकिन टंगस्टन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलता है, इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ये टंगस्टन। अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। क्या पूछा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत विभव की। ये देखो अपने को बहुत सारी राशि दे रखी है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभव पोटेंशियल, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति। आपके घर में जब रीडिंग होती है तो उस रीडिंग को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसको हम और क्या बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मतलब यूनिट होता है। ठीक है, अब इसको, ये किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ये है मात्रक विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा। ठीक है, लंबाई का क्या होता है, मीटर, एसआई मात्रक। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का क्या होता है, सेकंड। कार्य का क्या होता है, जूल। चाल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकंड। बल का न्यूटन। तो ये आपने को पूरी लिस्ट याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपके लिए कल का होमवर्क है, एसआई मात्रक और उसके संकेत आपको याद करना है। एसआई मात्रक और उसके संकेत सारे, कम से कम 30 से 40 यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अपना पोर्शन आ रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है, अब देखते हैं केमिस्ट्री को। निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है, निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। नितेश जी बता रहे हैं ए, संदीप जी बता रहे हैं बी। ये बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े हैं। दीपू कुमार बता रहे हैं ए। अभी हम देख लेते हैं,
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? परमाणु की बात हो रही है। किसकी? परमाणु। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज क्या है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या है? कोई चार्ज नहीं। अब हमसे पूछा अस्थायी कण, ये तीन कण तो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कण है, प्रोटॉन एक स्थायी कण है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या आएगा? अस्थायी कण। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, जो खुद एक कण नहीं है, ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है न्यूट्रॉन, और ये नष्ट भी हो सकता है। इसका क्या आएगा? न्यूट्रॉन। इसकी खोज चैडविक ने की थी 1932 में। खोज चैडविक ने करी 1932 में। उदासीन कण है, ठीक है, ये भी हो गया। निम्नलिखित में से आवेश रहित कण है। कैसा आवेश रहित पूछा आपसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी आवेश रहित पूछा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। प्रोटॉन पे क्या है? प्लस। न्यूट्रॉन पे अभी आपको बताया था, जल्दी बताइए सभी। नितेश जी बता रहे हैं सी। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जल्दी जल्दी अपने और दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, अभी वो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। इसका क्या आएगा? न्यूट्रॉन। कोई चार्ज नहीं होता, आवेश पूछ रहा है, आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन, क्योंकि इस पे ऋण आयन है, इस पे धन आयन है, और ये जीरो है। यहाँ पे आपको दे रखा है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल, रोएंटजन, आइंस्टाइन। रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल, रोएंटजन, आइंस्टाइन। जल्दी बताइए। रदरफोर्ड का संबंध परमाणु, रोएंटजन एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज किसने करी? रोएंटजन ने करी। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया। क्या दिया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब आपका क्या बचा? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने किसकी खोज करी? रेडियोधर्मिता की। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने करी। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि रेडियोधर्मिता होती क्या है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके नाभिक से कुछ पदार्थों का विकिरण होता रहता है। क्या होता रहता है? विकिरण। वो विकिरण होना ही क्या कहलाता है? रेडियोधर्मिता। किसी तत्व से रेडिएशन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रेडियोधर्मिता। की खोज की हेनरी बेकरल ने की। और किस में की? यूरेनियम में की। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अभी आ रहे हो सर टेक्निकल, ठीक है। हेनरी बेकरल, आ रही है क्या आवाज? मुझे एक बार बताइए सभी, सभी बच्चे मुझे बताइए एक बार कमेंट करके। रेडियोधर्मिता की यूनिट है, क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, बेकरल। रेडियो धर्मिता की इकाई है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, बेकरल। जल्दी बताइए। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य की क्या है? एंगस्ट्रॉम। कैंडेला है ज्योति तीव्रता। फर्मी है लंबाई का। तो बेकरल किसका हो गया? रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का क्या हो गया? ये हो गया। अब आपको ये हो गया एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का। अब एंगस्ट्रॉम में हम क्या, किसकी साइज मापते हैं? कोशिका की। कोशिका की एंगस्ट्रॉम में नापेंगे। ये कैंडेला ज्योति तीव्रता का। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? फर्मी। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी। ये भी हो गया। रेडियोधर्मिता की खोज बेकरल, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है? समस्थानिक। तो समस्थानिक मतलब उसके तीन समस्थानिक होते हैं। कितने? एक, दो, तीन।
देखो परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, यहाँ पे भी 1, लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3। तो ये देखो, अब इनके नाम भी देख लो। पहले को बोलेंगे प्रोटियम, इसको बोलेंगे ड्यूटियम, इसको बोलेंगे प्रोटियम। एक प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। सीक्वेंस गलत। इसको बोलेंगे प्रोटियम, इसको बोलेंगे ड्यूटियम, इसको बोलेंगे ट्रिटियम। 3 होते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो इसका क्या आया? बी। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, जल्दी बताइए। तेरा ए सब कमांडो बता रहे हैं बी। अभी हाल ही मैंने अभी तीनों का बताया था आपको। आर्मी बॉय बोल रहे हैं सी, डी। क्या बता रहे हैं? डी, बिल्कुल सही है। 10 लिखा है ट्रेंसियम, ट्रेंसियम नहीं है। प्रोटियम है, ड्यूटियम है, ट्रिटियम है। प्रोटियम मतलब H1, ड्यूटियम मतलब, ट्रिटियम मतलब, क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले आपको सह संयोजक यौगिक समझना पड़ेगा, ये शब्द समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये राम है, कौन है? राम। ये कौन है? श्याम। ये राम है, ये श्याम। इसके पास एक पेन है ब्लू का। कौन सा पेन है? ब्लू का। इसके पास में ब्लैक का पेन है। इसके पास ब्लू का पेन है, इसके पास ब्लैक का पेन है, लेकिन दोनों को दोनों की जरूरत लग रही है। राम को क्या चाहिए? ब्लू का पेन भी चाहिए, ब्लैक का भी चाहिए। और श्याम को क्या चाहिए? ब्लू का पेन भी चाहिए, ब्लैक का भी चाहिए। तो दोनों क्या कर लेंगे? आपस में पेनों को साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। उसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंध, मतलब साझा बनाना। एक इसके पास था, एक इसके पास हो गया। अब राम के पास कितने? 2। श्याम के पास भी कितने? 2। दोनों ने क्या कर लिया? साझा कर लिया। अब समझते हैं कैसे बना। ये कैसे हुआ समझते हैं। इसका आंसर आएगा वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। ये देखो कार्बन का कितना? 6। अब देख लेते हैं इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने कर दिए? 2। दूसरे कोष में अपन ने कितने कर दिए? 4। अब बताओ मुझे अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? कितने चाहिए? 4 और चाहिए। कितने की जरूरत है? 4 और चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं Cl यानी क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। कितना है? 17। अब क्या होगा? पहले कोष में अपन ने कितने लगा दिए? 2। दूसरे कोष में कितने लगा दिए? 8 लगा दिए। अब कितने हुए? 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 10। अब बचे कितने? 7। अब इसमें कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 7। एक कम पड़ गया, लास्ट वाले उसमें क्या पड़ गया? एक कम पड़ गया। तो क्या होगा? ये देखिए, ये एक से जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इससे जुड़ गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़, दोनों ने साझा कर लिया। कार्बन ने क्लोरीन से साझा कर लिया है, तो क्या बन गया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आया डी। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है, क्या है? विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक। देखो यौगिक 3 प्रकार से बनते हैं। एक सहसंयोजक,
एक उपसह संयोजक, तीसरा क्या है, आयनिक या फिर विद्युत संयोजक। आयनों से बने का सामान्य नाम है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, इनमें से कौन सा है? NaCl कैसे बना ये देख लो, ये Na, ये Cl, इसका परमाणु क्रमांक देख ले, पहले कोष में कितने भर दिए अपन ने 2, फिर दूसरे में 8 भर दिए, अब इसका परमाणु क्रमांक क्या था 11, तो अब क्या हो गया 2 और 8 मिला कितने हो गए 10, लास्ट वाले में कितना है 1। Cl का देखते हैं, पहले अपन ने 2 कर दिए उसके पहले कोष में, दूसरे कोष में 8 कर दिए, कितने होंगे 10, अब बचे कितने 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 7, कितने चाहिए 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, कितना चाहिए 1 चाहिए। तो ये होगा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को दे देगा। इसके 7 की जगह क्या हो गया 8 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, तो अब कितने हो गए, इसके बाहर कोष में अब कितने रह गए 8, इसके भी बाहर के कोष में अब कितने रह गए 8, यानी दोनों का स्थायित्व हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको जल में मिलाएंगे Na+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। इनमें से बने यौगिक का सामान्य नाम है क्या है, विद्युत संयोजक। आयन की बात हो रही है ना, निम्न में से क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पे आप ये समझो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जैसे कि आप लोन लेने जाते हैं तो किसी बैंक में जाते हैं, किसी साहूकार के पास जाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। जैसे मान लो ऑक्सीकरण संख्या का आपको बताता हूँ, NaCl का उदाहरण ले लें अपन, NaCl का ले लेते हैं। अब देखते हैं Na का परमाणु क्रमांक में पहले अपन ने कितने भरे थे 2, दूसरे में फिर कितने भर दिया 8, Na का परमाणु क्रमांक 11 है, Cl का कितना है 17, तो अपन ने 2 पहले कोष में भर दिए, दूसरे में 10, अब बचा कितना 1। इसका देख लेते, पहले कोष में 2 भर दिए, फिर 8 भर दिए, अब बचे कितने 7, क्योंकि इसका रहता है 17, कितना रहता है 17, तो 8 10 हो गए, एक बचा था एक्स्ट्रा 11, तो 8 10 और कितने हुए 17। तो अब क्या होगा, ये जो Na है सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, किसको दे देगा Cl को दे देगा, किसको दे देगा Cl को दे देगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई +1 हो गई, और इसकी क्या हो गई, इसने देखो जिसने दिया वो धनी होता है, Na क्या है धनी है, क्योंकि इसने इसको दिया है 1, इसके लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने हो 1 हो गई। अब यहाँ देख लो इस पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि ये लेने वाला है, लेने वाले पे माइनस का चार्ज चढ़ कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई -1, सोडियम की +1। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, क्लोरीन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आयोडीन, ये इसका आएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। अभी मैंने बताया उससे आपको हिंट मिल गई होगी, अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन करा है, बताओ उसके हिसाब से। ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब होता मोटिवेशन, मोटिवेशन। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन तो आएगा नहीं, मोटिवेशन मतलब एक दूसरे को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, तो क्या बोलते हैं मोटिवेशन। उत्प्रेरण मतलब हो गया कैटेलिस्ट, अवकरण मतलब हो गया रेडॉक्स। अब इसका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को, जल्दी बताइए। अभी मैंने इसके पहले करवाया था, क्या करवाया था मैंने, ऑक्सीकरण करवाया था ना, ऑक्सीकरण संख्या बताई थी, ये हो गया। यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, सोडियम का क्या था 11 था, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया था Cl को दिया था ना, तो उसने क्या दिया, इसके लिए उसके ऊपर 1 प्लस का चार्ज चढ़ गया, वही होता है ऑक्सीकरण।
अब बायोलॉजी का चैप्टर आया है, अब उसको देखेंगे अपन। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। राजपूत जी बता रहे हैं ए, नितेश जी बता रहे हैं बी, आर्मी बॉय बता रहे हैं डी, संदीप सूर्या बता रहे हैं बी। चलो अभी देख लेते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेल बीजों का, ये बिल्कुल गलत है। फसलों का ओरेलिकल्चर आता है, ये गलत हो गया। घासों का बिल्कुल सही है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन किस में करते हैं? पोमोलॉजी में। ये पोमोलॉजी, ये एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, ठीक है। अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर, रेशम का सेरिकल्चर, ठीक है। मछली पालन वर्मी क्या आएगा? मत्स्य पालन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी, भौतिकी। भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, द्रव्य ऊर्जा, तो ये गलत हो जाएगा। शारीरिकी, चलो देखते हैं। वर्गीकी में क्या करते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आकारिकी में क्या करेंगे? बाह्य स्वरूप का अध्ययन करेंगे, पौधों की बाह्य स्वरूप, कि पौधा बाहर से कैसा दिखता है, उसकी आकारिकी का अध्ययन करेंगे, ये गलत हो जाएगा। शारीरिकी में क्या करेंगे? आंतरिक अंगों का अध्ययन करेंगे। मैंने चारों आपको बता दिए हैं। आकारिकी में बाह्य स्वरूप का अध्ययन करेंगे पौधों की। वर्गीकी में क्या करेंगे? वर्गीकरण का, पौधों को अलग अलग भागों में बांट दिया है, उसको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, ठीक है। तो ये इसमें उसका अध्ययन करेंगे। शारीरिकी में आंतरिक का करेंगे। टी क्या है? भौतिकी, द्रव्य ऊर्जा का करेंगे। तो आपको चारों मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। ये देखो, आपको चित्र दिख रहा है, इसमें पौधों की जो आंतरिक संरचना है, अंदर जो बाहर से अपने को नहीं दिखेगी, उसको काटने पे दिखेगी, उसका अध्ययन किस में करेंगे? शारीरिकी में। और जो बाहर से दिखता है उसका अध्ययन, जैसे मान लो ये पत्ती दिख रही है, तो बाहर से जो दिखेगी उसमें करेंगे हम आकारिकी में। क्लियर? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? जल्दी बताइए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? रोडिमीनिया, लिमनेशिया, आर्डोगोनियम, यूथ्रोलिक्स। जल्दी बताइए। पैरा एसएफ कमांडो बता रहे हैं बी, नागेश जी बता रहे हैं सी, संदीप जी बता रहे हैं सी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत सही लग रहा है, अच्छे बता रहे हैं सब, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। समुद्र में पाई जाने वाली शैवाल है लेमिनेशिया। कौन सी? लेमिनेशिया। इससे आपको प्राकृतिक रूप से आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडीन। आपके नमक में अलग से डाला जाता है आयोडीन, ठीक है। हमको प्राकृतिक रूप से किस में मिलेगा? लेमिनेरिया में, लेमिनेरिया, ठीक है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो क्या बताना है? लेमिनेरिया में। ये रहा लेमिनेरिया शैवाल। शैवाल क्या होता है? बहुकोशिकीय पादप होता है, ठीक है। ये एक अलग ही वर्ग है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है लिपिड्स, सेलुलोज, प्रोटीन, काइटिन और हेमी सेलुलोज। जल्दी से देखो, सबसे पहला भाग होता है मेम्ब्रेन, दूसरा भाग होता है सेल वाल। सेल वाल को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब पूछा है हमसे, किसका पूछा है? कवकों का पूछा है। कवकों का बना होता है काइटिन और हेमीसेलुलोज का। किसका बना होता है? काइटिन और हेमीसेलुलोज। सेलुलोज का किसका बनेगा? पादप का। पादप मतलब पौधे, पौधे का बनेगा सेलुलोज का। और कवकों का बनेगा काइटिन और हेमीसेलुलोज। ये भी आपका क्लियर हुआ। निम्नलिखित में से वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी का जनक, ठीक है। वर्गीकी क्या होता है? पहले समझ लो, टेक्सोनोमी।
जैसे मैं यदि बात बोलूँ, आप किराने की दुकान पे जाते हैं तो या फिर शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ पे आपको जमा हुआ सामान मिलता है, जो भी लेना है एक बॉक्स में से आप ले सकते हैं। लेकिन वही सामान हम इधर उधर फेंक दें या फैला दें तो क्या होगा, आपको कठिनाई होगी ढूंढने में। इसी के लिए स्टार्ट। हेलो, हो गया स्टार्ट। हाँ दोस्तों, अभी हमारा टेक्निकल रीजन से कुछ देर के लिए वीडियो रुक गया था, अब हम उसको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन चल रहा है, कर दूँ स्टार्ट? आपका क्वेश्चन जो है वापस हम लगा रहे हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। हाँ, यहाँ पे आपका वीडियो रुक गया था, आपसे पूछा था कवकों की कोशिका भित्ति बनती है, वो किससे बनती थी? काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से। जो पौधों की बनती है वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से। यहाँ पे आपसे पूछा है कवकों का, तो क्या आएगा? काइटिन और हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक, वर्गी का मतलब होता है पृथक पृथक करना। तो ये सबसे पहले सिद्धांत दिया था कैरोलेस लिनियस। किसने किया था? कैरोलेस लिनियस। इसके लिए इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलेस लिनियस को। मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए हैं। मेंडल ने क्या दिए हैं? अनुवांशिकता के नियम। खुराना ने, ये जो भारत के वैज्ञानिक है खुराना, इन्होंने जीनों का संश्लेषण किया था। किसका संश्लेषण किया था? जीनों का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे का वंशीय नाम है। कपास का जो पौधा होता है ये काली मिट्टी में अधिकतर उगता है और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका वंशीय नाम क्या है? इसका वंशीय नाम है गोसिपियम। इसका वंशीय नाम क्या है? गोसिपियम। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग, आर्द्रता से प्रभावित होते हैं पौधे, ठीक है, उसके पत्ते गिरने लगते हैं। आर्द्र पतन रोग किससे होगा? पीथियम टिबेटियनम। किससे होगा? पीथियम टिबेटियनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग है। हर एक जंतु के अलग अलग प्रचलन अंग होते हैं। जैसे मनुष्य के पैर प्रचलन अंग है, इसी प्रकार अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद। क्या है? कूटपाद। ये रे कूटपाद, ये कूटपाद के कारण अमीबा गति करता है। ठीक है, जैसे मछली में क्या होते हैं? क्लोम होते हैं, ठीक है, उसके पंख होते हैं। ठीक है, पक्षियों के क्या होते हैं? पंख होते हैं। सही आया। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया मच्छरों से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। लेकिन उनमें जो प्रोटोजोआ पाया जाता है उसका नाम क्या है? वो प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ठीक है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है?
रक्त का शुद्धिकरण फिल्टर कहाँ होता है रक्त, ये पूछा। फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो रक्त का शुद्धिकरण है वो हमारी किडनी करती है। जो भी अशुद्धि रहती है रक्त में उसको साफ करके शरीर को वापस लौटा देती है किडनी। का क्या काम है, किडनी का रक्त का शुद्धिकरण। तो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न कहाँ होती है, तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उसमें लोहा पाया जाता है और ये कहाँ पर उत्पन्न होती है, आरबीसी, ये होती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं, बोन मेरो। हड्डी जो होती है, हड्डी में जो बीच का स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है बीच का, उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, आरबीसी। यकृत में आपका ग्लूकोज संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। और किडनी रक्त को साफ करती है। तिल्ली क्या होती है, यहाँ पे आरबीसी की मृत्यु होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तिल्ली में। उत्पन्न कहाँ होगी, अस्थि मज्जा में। ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास तुरंत इसके बाद होने वाली है। अभी आप मेरे साथ और आगे तक जुड़े रहिए, नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी, ठीक है। सभी को जय हिंद,